नेपाल में तख्तापलट हो गया है। पिछले एक सप्ताह में नेपाल में सब कुछ हो गया है। नेपाल के युवाओं ने नेपाल में तख्तापलट कर दिया। उसके बाद एक अंतरिम प्रधानमंत्री का गठन भी हो गया है। यानी नेपाल में पिछले एक सप्ताह में सब कुछ हो गया है। दरअसल नेपाल के युवाओं का पिछले कुछ समय से आरोप था कि नेपाल में बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार हो रहा है और बेरोजगारी अपने चरम सीमा पर है। इसे लेकर के नेपाल के युवा लगातार सोशल मीडिया पे एक्टिव थे और सरकार के खिलाफ वो सोशल मीडिया के जरिए आवाज उठाते थे। साथ ही साथ नेपाल के युवाओं का आरोप था कि राजनेताओं के बेटे, उनका परिवार लग्जरी जीवन जी रहा है। महंगी गाड़ियां, महंगे घर, ऐशो आराम की जिंदगियां वो लोग जी रहे हैं। उनके बच्चे विदेशों में महंगे कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं। उनके बच्चों के कपड़ों के, उनके जूतों के, उनके महंगी घड़ियों को और उनके लग्जरी लाइफ स्टाइल को लेकर के वहाँ के जो युवा थे लगातार नेपाल के नेताओं पे प्रहार कर रहे थे, सोशल मीडिया के जरिए आवाज़ उठा रहे थे। और इसे देखते हुए नेपाल के जो प्रधानमंत्री थे, वर्तमान प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, उन्होंने सोचा कि इन युवाओं के आवाज़ों को दबाने के लिए क्यों ना सोशल मीडिया ही बैन कर दिया जाए। और सोशल मीडिया ये हवाला देते हुए उन्होंने बैन करना चाहा कि जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनका रजिस्ट्रेशन नेपाल में नहीं है। सबसे पहले एक सीईओ नियुक्त करें और सरकार का जो रूल्स है उसको फॉलो करें। लेकिन जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नेपाल में काम कर रहे थे, जैसे फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, एक्स जैसे तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, उन्होंने नेपाल के इस रूल्स को फॉलो करने से मना कर दिया, नज़रअंदाज किया। और 4 तारीख को नेपाल के सुरक्षा व्यवस्था का हवाला देते हुए नेपाल सरकार ने तकरीबन 26 सोशल मीडिया ऐप को नेपाल में बंद कर दिया, सिर्फ टिकटॉक को छोड़ के। क्योंकि टिकटॉक चाइना का है और जो नेपाल सरकार है वो चाइना से काफ़ी प्रभावित है, क्योंकि केपी शर्मा ओली कम्युनिस्ट है और चाइना में भी कम्युनिस्टों की सरकार है। इसलिए केपी शर्मा ओली कम्युनिस्टों से काफ़ी प्रभावित थे। तो टिकटॉक को छोड़ करके बाकी 26 सोशल मीडिया ऐप को 4 तारीख को बैन कर दिया गया। अब युवा इसे लेकर के उग्र हो गए। जो युवा सोशल मीडिया के माध्यम से नेपाल सरकार पे सवाल उठाते थे, सरकार पे तंज कसते थे, वो युवा अब सड़कों पे उतर आए और बड़े पैमाने पे काठमांडू में युवा एकत्रित हुए और सड़कों पे प्रदर्शन करने लगे। यहाँ भी केपी शर्मा ओली ने युवाओं के आवाज़ों को दबाना चाहा और युवाओं पे फायरिंग करवा दी, जिसमें गोलियां चली और तकरीबन 20 से अधिक युवा उस गोलीकांड में मारे गए। और यहीं से शुरू होता है केपी शर्मा ओली का पतन। युवा उग्र हो गए। युवा हजारों की संख्या में काठमांडू में एकत्रित हुए और नेपाल का जो संसद भवन था, नेपाल का सुप्रीम कोर्ट था, नेपाल के तमाम पूर्व और वर्तमान प्रधानमंत्रियों और नेताओं के जो घर थे, उन सबको आग के हवाले कर दिया गया। नेपाल में हालात ये हुआ कि सभी नेताओं को सड़कों पे दौड़ा दौड़ा करके नेपाल के युवाओं ने पीटा। पूर्व प्रधानमंत्री के पत्नी को उनके ही घर में आग लगा दिया गया, जिससे वो पूरी तरह से झुलस गई। उनका वर्तमान में इलाज चल रहा है हॉस्पिटल में। नेपाल की विदेश मंत्री आरजू राणा देउवा, जो एक खुद महिला है, उनको भी नहीं छोड़ा गया। प्रदर्शनकारियों ने उनको पीटा। कई मंत्री नाले में भागकर अपना जान बचाते हुए दिखाई पड़े। कई नेता मंत्रियों के वीडियो सड़कों पे दौड़ा दौड़ा करके पीटता हुआ सोशल मीडिया पे दिखाई पड़ा। हालात ऐसा हुआ कि नेपाल के वर्तमान प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देकर के भागना पड़ा। स्थिति ऐसी हुई कि तमाम प्रधानमंत्रियों के घरों में आग लगा दिया गया, तमाम सरकारी गाड़ियां फूंक दी गई, तमाम सरकारी ऑफिस कार्यालय, नेपाल के हर जिले में, नेपाल के हर शहरों में ये प्रदर्शन देखने को मिला और युवाओं का उग्र देखने को मिला। और सब कुछ बस एक दिन के अंदर सब कुछ राख कर दिया गया। नेपाल का युवाओं का ये प्रदर्शन था नेपाल में लगातार हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ। जो राजनेता थे उनकी महंगी लग्जरी लाइफ के खिलाफ ये प्रदर्शन था और सब कुछ जला करके नेपाल के युवाओं ने राख कर दिया गया। इस प्रोटेस्ट को जनरेशन जेड नाम दिया गया, क्योंकि इस प्रोटेस्ट में जो युवा शामिल थे वो जेड जनरेशन वाले युवा शामिल थे और उन्होंने पूरी तरह से नेपाल के सत्ता और नेपाल के सरकार को उखाड़ के फेंक दिया गया। इससे पहले 2022 में श्रीलंका में सत्ता परिवर्तन हुआ, तख्तापलट हुआ, वहाँ के नेताओं को भागना पड़ा।
उसके बाद बांग्लादेश में 2024 में हुआ और 25 में नेपाल में हमें देखने को मिला, और उससे पहले तो अफगानिस्तान में सत्ता परिवर्तन हो ही गया था, तख्ता पलट हुआ ही था। और पाकिस्तान की तो बात छोड़िए, पाकिस्तान में पहले से भी स्थितियां ठीक नहीं रही है, लगातार वहाँ तख्ता पलट होते रहता है, सत्ता परिवर्तन होते रहता है। जिसके हाथ में वहाँ सेना होता है उसके हाथ में वहाँ पे सत्ता होता है। यानी भारत के इर्द गिर्द जो भी देश हैं, जो भी पड़ोसी देश हैं, वहाँ स्थितियाँ ठीक नहीं है, स्थितियाँ बहुत ही बदतर है। हमेशा वहाँ सत्ता परिवर्तन होते रहता है, सरकारें स्थिर नहीं रहती है, और ऐसे में देश का जो विकास होता है वो पूरी तरह से बाधित हो जाता है। अब इन सब के पीछे सवाल ये है कि क्या सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया बैन को लेकर के ही वहाँ के युवाओं ने इतना बड़ा कदम उठाया, या पहले से ये पूरी तरह से प्लानिंग था कि नेपाल में सरकार गिरा देना है? क्योंकि भारतीय रॉ एजेंट का एक वीडियो सोशल मीडिया पे इन दिनों खूब वायरल हो रहा है, लक्की बिस्ट का, और वो एक इंटरव्यू में, एक न्यूज़ चैनल के इंटरव्यू में ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आप देखना कुछ दिनों में, कुछ महीनों के अंदर नेपाल की सरकार गिरने वाली। आज मैं ये बोल रहा हूँ, शायद आज 12 तारीख है, कितनी है सर? जी आज 12 तारीख है ना सर। तो मैं आपको ये बोल रहा हूँ सर कि आपको एक शॉकिंग लगेगा, आप अभी कुछ दिन के बाद एक और न्यूज़ सुन लेंगे कि नेपाल की गवर्नमेंट गिरने वाली है सर। आपको बहुत, अभी शायद मैं चला जाऊंगा यहाँ से और आपको मेरा एक शॉकिंग याद आएगा कि लक्की बिस्ट क्या बोल कर गया सर। आप नोट करिए, विदिन आपको बहुत जल्दी 10 दिन 15 दिन के अंदर खबर आने वाली है, नेपाल की फिर से गवर्नमेंट गिर रही है जो 2 महीने पहले बनी थी। हालांकि ये वीडियो उनका आज से 8 महीना पहले का है, लेकिन इन दिनों इनका वीडियो खूब वायरल हो रहा है। साथ ही साथ जो नेपाल के एक खाना पानी मंत्री हैं प्रदीप यादव, उनका भी वीडियो वायरल हो रहा है, उनके भी घर को आग लगा दिया गया। उनका कहना है कि ये जेन जेट वाले नहीं है, बल्कि ये एक बदले की भावना है, लोगों को गांजा चरस पिया करके और नेताओं मंत्रियों को घरों में आग लगाने के लिए सड़कों पे उतारा गया था। अपने के वीडियो दिखाई देखें कौन जेएनजी एगो दिखा दीजिए, दिखा दे हमने घर में जो चलावे वाला लोग एगो जेएनजी के लोग हुई गुलामी करके क्या करिए को बता दें, दिखाई वीडियो सब एक्सचेंज शॉट ला दलाल फटा चोर के भेज के गांजा पिया के स्पाइस पिया के दारू पिया के आग लगवाओ बिल्ला पर बदला के भावना ले, बदला के भावना से काम भइल बा। घर हम देखनी अपने आके, हम सुबह काठमांडू से नहीं, हम तो काठमांडू में ही रहनी, तब तक यहाँ घर जला दौड़ गई। आगे हम देखनी तो करीब 50% घर जल गई बा, और 100% के करीब में अपने के सामान सब ढोल उल गई बा, लूटपाट मचा दौड़ गई बा, सामान नहीं जाए सकल, पूरा आग लगा के जला दौड़। जेएनजी के साथी लोग में नहीं खेल लोगत, हमने के जन फुटेज बारे हमरा लगे सीसी कैमरा के भी जन फुटेज बा, और भी साथी लोग लगे जन फुटेज बा। वो फुटेज देखला के बाद में जेएनजी के नाम में कुछ सही गलत तत्व के लोग, जो लोग ईर्ष्या करे वाला, कुछ छिमेगी लोग भी और कुछ दंगाई लोग भी बा में, जन समुदाय भी दंगा करावे के हमेशा चाहेला, उ लोग के भी भूमिका में दिखाई देता। पर्दा के पछाड़ी रह के ये काम करवाओल गइल बा, और कुछ क्वेश्चन के टाइप के लोग यहाँ भेजल गइल बा, जना के लोग तन मचल गए। जेएनजी के साथी लोग में नहीं के भसम गइल बा, 50% सामान लोग ढोल ले बा, और ढोला के बाद जो नहीं के उखड़े सकल, नहीं के उठे सकल, जना के जला दो। तो क्या ये एक पूरी तरह से प्लानिंग था जो पिछले कुछ महीनों से या फिर कुछ सालों से रचा जा रहा था, और नेपाल में इसे समय देखते हुए उतारा गया? क्योंकि किसी देश में अगर भ्रष्टाचार हो रहा है और वो लोग, अगर देश वो लोकतांत्रिक है, तो आप वोट की चोट पे सरकार को बदल सकते हैं, या फिर सरकार को वोट के समय आप उखाड़ के फेंक सकते हैं। एक अच्छे लोकतंत्र का यही नीति है, यही कहता है लोकतंत्र कि अगर आपको सरकार पसंद नहीं है तो आप उन्हें सत्ता परिवर्तन कर सकते हैं, उस सरकार के खिलाफ वोट कर सकते हैं और उस सरकार को उखाड़ के फेंक सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। युवा एक दिन में सड़कों पे उतरे और सारा तहस नहस करके रख दिया गया। हालांकि अब आंतरिक प्रधानमंत्री का गठन हो चुका है और पूर्व न्यायाधीश हैं सुशीला कार्की, उनको आंतरिक पीएम बनाया गया। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये जरूरी था इतने सरकारी संपत्तियों को आग लगा देना, इतने बड़े पैमाने पे नेपाल में क्षति पहुंचाना? क्योंकि फिर से जब नेपाल खड़ा हो उठेगा,
जितने भी सरकारी संपत्तियों को आग लगाया गया है, चाहे वो सरकारी गाड़ियां हो, सरकारी भवन हो, संसद भवन हो, सुप्रीम कोर्ट हो, नेताओं के घर हो, ये फिर से नेपाल के आम जनता के पैसे से बनेगा। आम जनता के टैक्स के पैसे से ही फिर से इन चीज़ों को बनाया जाएगा। तो एक तरह से लोगों का ही ये क्षति हुआ, क्योंकि सरकार की संपत्ति लोगों की संपत्ति होती है, वहाँ के आम जनता की संपत्ति होती है। लेकिन शायद जनरेशन जेड के युवाओं ने ये नहीं समझा, या फिर इसके पीछे की पूरी कहानी कुछ और होगी। पहले से ये पूरा रचना रचा जा रहा होगा कि नेपाल में सरकार गिना रहा है। तो ये सब बातें हैं, और आपको मैं आगे बताते चलूँ कि फिलहाल जो नेपाल में स्थिति है वो शांतिपूर्ण है। जिन युवाओं ने वहाँ आग लगाया था, जिन युवाओं ने सरकारी संपत्तियों को फूंक दिया था, वही युवा सड़क पे उतर के लगातार अपने प्रयासों से सब कुछ ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। सड़कों की सफाई, सरकारी भवनों की सफाई चल रही है। अब देखना ये है कि क्या जिन युवाओं ने सिर्फ भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया बैन को लेकर के सरकार के खिलाफ ये आंदोलन किया, सब कुछ आग के हवाले कर दिया गया, क्या अब नेपाल में भ्रष्टाचार नहीं होगा? क्या उन युवाओं की उम्मीदों पे आने वाली जो सरकार नेपाल में है वो खड़ी उतरेगी? क्या भ्रष्टाचार पे नेपाल में पूरी तरह से रोक लगेगा? क्योंकि भ्रष्टाचार और बेरोजगारी को लेकर के ही युवाओं ने इतना बड़ा कदम उठाया था, और किसी देश में तख्तापलट बार बार होना उस देश के विकास में बाधा होता है। आप देख सकते हैं जितने भी आसपास के देशों में तख्तापलट हुआ है, भारत के आसपास के देशों में, वहाँ विकास बाधित हुआ है। वहाँ जो विकास का रेशियो होना चाहिए, जिस दिशा में विकास चलना चाहिए, जिस रफ्तार में विकास चलना चाहिए, उसमें रुकावट आता है। अब जितना नेपाल में बर्बादी हुआ है, जितना नेपाल में क्षति पहुंचाया गया है, उन चीज़ों को पूर्ति करने में काफ़ी समय लगेगा। बाकी नेपाल में इस तख्तापलट को लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स के जरिए दे सकते हैं।